शहीद आजम भगत सिंह की बहन से जो मिलना चाहता था वो मुझे आज मिल गई। ये मुझे चाहिए। ये लोग वो हैं जो 1929 में नहीं पैदा हुए या 1907 में नहीं पैदा हुए। ये वो लोग हैं जो 80 साल बाद या 90 साल बाद या 100 साल पैदा हुए हैं। एक झटके में एक रस्से को खींचा गया और इस देश की आजादी के पैमाने समाप्त हो गए। मैं 2-3 दिन से, मुझे परसों से जब मुझे पता लगा, मैं वायर बहुत पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ उसको, कई बार वो एक उनका तो है, मैं कभी कभी 1000-2000 रुपये भी भेज देता हूँ। पिछले 2-3 साल से शायद ना भेज लूँ, पर मैं मतलब ऐसे है मेरा उससे बहुत, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात कहीं पढ़ने को मिल सकती हैं। कुछ निडरता वाले लोग, निडरता और कायरता में बहुत, बोलने में ज़्यादा अंतर नहीं है, पर सारा ही देखो क्या दोनों में कितना अंतर है। मुझे यहाँ तो बिल्कुल भी बोलने की ज़रूरत नहीं, आप जानते हैं। तो जब मैंने इनके बारे में टिप्पणियाँ देखी पढ़ी तो मुझे लगा एक बार फांसी चढ़ना कितना आसान होगा उस भाई के लिए। मतलब आपके बारे में क्या क्या लोग लिख रहे हैं। हर तीसरे सेकंड के बाद आप फांसी चढ़ रही हैं और फिर भी सीना तान के खड़ी। इस ईयर के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मैंने पिछले 15 दिन में 2 केस किए हैं जो मैंने 1992 में फाइल करे थे। आप सोच सकते हो मैंने किए हैं। मैं एग्जाम्पल दे सकता, नाम दे सकता हूँ। यहाँ मेरे एक मित्र बैठे हैं, कहते हैं मैंने उनका केस के बारे में जिक्र करना था। क्या नाम था? गौतम जी के बारे में। मैंने इनका दिल नहीं तोड़ा। मैंने कहा अंदर बता, दिल तोड़ूंगा इकट्ठा जाके। वो केस डिसमिस हो चुका है और पिछले ही हफ्ते डिसमिस हुआ। केस क्या था जी? लीव इनकैशमेंट का और ट्रैवलिंग कंसेशन फलां कुछ छोटा था। जज मेरे से कहने लगा 25 साल हो गए यार, द मैन इज नो मोर, नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट 600 और 700 और 7000 रुपी, लीव इट। एंड दूसरे एक ऑर्डर लिखाया, बड़ा इनॉक्वस था। कोई भी, मैं ये नहीं कहता कि जज ने गलत किया या हमने गलत किया। हाउ जस्ट डिले इन इट सेल्फ डिफीट द जस्टिस। उसने क्या किया? उसने कहा 6-7 हज़ार रुपये का झगड़ा है, इतनी बड़ी जजमेंट लिखूंगा, मुझे कोई और इतने केसेस से कर लेने दो। गुरिंदरपाल सिंह आप भी कुछ और करना। ऐसे करता हूं मैं, आई डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू रिकंसिडर इट केस। उसने अपनी जान छुड़ाई। रिकंसिडर में उन्होंने क्या करना, फिर एक लाइन लिख देंगे, यू आर नॉट इंटाइटल टू दिस। मतलब कुछ भी। और मैं ये कह रहा हूं कि 60 साल पहले जो समस्या थी वो आज भी खड़ी। लेकिन और देखो, यदि ये प्रॉब्लम ऐसे ही खड़ी रहनी है तो अब चैलेंज को ना हम टेक्स्ट बुक, यदि आप मुझे कहोगे ना भी इंडियन जुडिशरी के सामने क्या चैलेंज है, तो हमें एक ऐसे आता है 100 नंबर का ऐसे आता है जुडिशरी में, 50-60 नंबर का हम भी लिखा देते हैं। जज पॉपुलेशन रेशो बहुत कम है जी इंडिया में। इंग्लैंड में देखो सबसे ज़्यादा, रशिया में जज पॉपुलेशन रेशो। कभी जाके गूगल खोल के देखना, या अदरवाइज रिसर्च करना। अकेले गूगल से मत करना, आजकल गूगल कुछ भी कर सकता है। एनीहो, तो अब ना जो मैं बात कह रहा था कि ये जो करप्शन इन जुडिशरी है, इसके बारे में चलो निचले लेवल की बात मैं बाद में करता हूँ। अभी प्रशांत भूषण जी ने के खिलाफ एक कंटेम्प्ट का केस चला था थोड़े दिन पहले। उसमें एफिडेविट दिया था शांति भूषण जी ने, मिस्टर शांति भूषण। मुझे मिस्टर और श्री लगाने की आदत नहीं, सॉरी, मारवाड़ में होता तो मुझे गालियाँ पड़ती भी, आप बोल कैसे रहे हो। तो लेकिन मतलब मिस्टर शांति भूषण जी ने हमें, मतलब सम्मान के तौर पे वो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, श्री शांत वगैरह, बट मेरे सम्मान आप उसमें शिपावत मान लेना जब मैं बोल रहा हूँ नाम। तो शांति भूषण जी ने, जो बहुत सीनियर लॉयर से, उन्होंने एफिडेविट दिया कि कितने थे, 16 चीफ जस्टिस जो लास्ट रहे हैं उनमें 8 करप्ट थे, 6 ऑनेस्ट थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि सारे करप्ट थे, और 2 के बारे में मैं अपनी राय नहीं प्रकट कर सकता। मेरे पास कहने के लिए उनकी ईमानदारी और बेईमानी के बारे में मुझे टिप्पणी करने के लिए मेरे पास मटेरियल नहीं है। जो आदमी ये बात कह रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो 8 के बारे में उसके पास मटेरियल है और 6 के बारे में उसके पास मटेरियल है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि जुडिशरी करप्ट है तो क्या हो सकता है। हमने सिर्फ ये है कि यदि चैलेंज क्या है आज के दिन जुडिशरी के सामने, उसके बारे में। टेक्स्ट बुक बात करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम 5 लाइनों में, 10 लाइनों में, आधे घंटे में, 20 लाइनों में बहुत अच्छा ऐसे लिख सकते हैं कि ये बात है। लेकिन प्रॉब्लम उस टेक्स्ट बुक एनालिसिस से बाहर की हैं बहुत सारी, जिनका जिक्र हमें करने की आवश्यकता होती है बार बार, और किया जाता है। हम ना, मैं कई बार ये देता हूँ, मैं मेरे जैसे लोग ना जो बहुत शुरू में आके ना लेफ्ट मूवमेंट से जुड़ गए, हम ना लाइसेंसी लेफ्टिस्ट हैं। लेकिन मैंने पिछले 5-7 साल में, मेरी बात का बुरा मत मानना किसी को लगे तो, लेकिन मैंने पिछले 5 मतलब
हमारे जुम्मे तो हमने लिया भी हुआ है और एक लगा भी हुआ है सामाजिक तौर पे कि आपके जुम्मे तो काम ही ये आपने करना है। लेकिन यदि इस डेमोक्रेसी को किसी ने बचाने के लिए पिछले 10 साल में स्ट्रगल किया तो वो मोस्ट ऑफ देम वर लिबरल डेमोक्रेट, दोज वर नॉट लेसेंसी लेफ्टिस्ट एंड दे हैव सफर्ड आल्सो। और उन्होंने सफर किया है, पर वो सफरेंस ही उनका जीवन है। वो उन्होंने जो कुछ जो आज बर्दाश्त जो कर रहे हैं ना, मैंने मेरे बहुत से लेफ्टिस्ट मेरे दोस्त मित्र हैं, मेरे मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड है, मैं उनके बीच में पला बड़ा हुआ हूं, मैं भी उनमें एक हूं। मुझे उनकी आवाज में उतनी ताकत नहीं लगती जब मैं दुष्यंत दवे को सुनता हूं, या जब आप दुष्यंत दवे को सुनेंगे या प्रशांत भूषण को सुनेंगे, उनके पास लाइसेंस नहीं है प्रोग्रेसिव होने का। और ये आपके सामने बैठी है, मैं उनके बारे में इससे ऊपर टिप्पणी कर नहीं सकता था, मैं बहुत इमोशनल हुई ऐसे व्यक्तियों के बारे में। तो आप देखो इस देश को बचाने का प्रयत्न कौन कर रहे हैं और जिम्मेवारी किसकी लगाई थी? B.R. अंबेडकर ने या भारत के संविधान ने जिम्मेदारी किसकी लगाई थी? रंजन गोगोई जी की, कि आपने इस देश को बचाना है। और रंजन गोगोई जी क्या कर रहे हैं? रंजन गोगोई जी एक राज्यसभा की सीट लेके वहां पे विराजमान है, जहां कभी कभी अटेंड करने जाते हैं सेशन पे। कैसे बने, क्या बने, आप सभी जानते हैं, हो सकता है मैं भी जिक्र कर दूं सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। तो आप ये देखो कि इस देश के सामने चुनौतियां क्या हैं। इस देश के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं और सबसे बड़ी चुनौती ये कि इस देश को बचाने की जिम्मेवारी, इस देश को, इस देश के लोगों को, इस देश के मजलूमों को, इस देश की माइनॉरिटीज को, इस देश के लास्ट व्यक्ति को बचाने की जिम्मेवारी किन्हीं लोगों ने, जब हमने कहा था ना वी रिजॉल्व, हम इंडिया के लोग, हम आज इस संविधान को कर रहे हैं, तो उस समय हमने जो जिम्मेवारी ली थी ना, वो जिम्मेवारी जिन लोगों ने ली थी वो नदारद है। और जो सामाजिक और वैचारिक तौर पे जिनकी जिम्मेवारियां थी, उनसे भी बेहतर रोल अदा करने वाले लोग कुछ और पैदा हो रहे, और उनमें ये लोग थे और ये सामने आपके खड़े जिनके आज हम सती हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने वो जिम्मेदारी अपने उठा कर, इनके पास लाइसेंस नहीं था कि हमें ये पुकारा जाए क्योंकि हम देश के मजदूर और गरीब की आवाज है। 12 जनवरी 2018 हम बोलेंगे ना, या ये मेरी बहन बोलेगी छोटी, तो लोग कहेंगे तो इनका तो काम ही बोलना है, कह देंगे तो ये तो लेफ्टिस्ट से हैं, इनको तो आदत है, माइनॉरिटी है, इन्होंने तो गालियाँ निकालनी है, सरकार को निकालनी है, सत्ता को निकालनी है, एस्टेब्लिशमेंट के एंटी। रंजन गोगोई जी को तो किसी ने नहीं कहा था तू बोल। 12 जनवरी 2018 को जस्टिस चेलामेश्वर, कुरियन जोसेफ और चौथे मदन बी लोकर उनके साथ खड़े होके वहां बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? यदि आज इस देश की जनरेशन हम नहीं बोलेंगे तो आने वाली जनरेशन हमें कोसेंगी। तो इसलिए जब मैं यहां खड़े होकर भाषण देके ऊंची ऊंची आवाज में बोलता हूं तो इतना इतबार भी नहीं करना आपने। ये रंजन गोगोई जी 12 जनवरी 1918 को बोले थे, 2018 को बोले थे अभी, और 3 जजों के साथ। और तारीख नोट करना जरा, पेन पेंसिल से नहीं, यहां पे 9 नवंबर को फैसला आता है अयोध्या का, एम आई राइट? 17 नवंबर को वो रिटायर हो जाते। तड़प रहे हैं राज्यसभा की सीट कब आएगी, वो मार्च में आई थी। बोलो, एक जज थे दूसरे, अब्दुल नजीर जी, कब रिटायर हुए बना? 4 जनवरी 2023। कब ओथ ली थी गवर्नर की? 12 फरवरी। जब मैं ये बात कह रहा हूं तो चैलेंज बिफोर इंडियन जुडिशरी इज नॉट ओनली दिस दैट यू डू नॉट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर। चैलेंज बिफोर 2000 चैलेंजेस, आई डू नॉट से कि ये चैलेंज नहीं है। क्या ये चैलेंज नहीं है कि जज पॉपुलेशन रेशियो इतनी कम है इंडिया? हमारे यहाँ 185 पोस्ट सैंक्शन है, जिसको 102 करने का कई दिनों से चल रहा है। 57 पोस्ट भरी गई है, अभी बाकी खाली पड़ी हैं। मतलब सिस्टम इतने डिफॉल्टी बनाए हुए हैं आपने कि एक तो कॉम्पिटेंट एफिशिएंट आदमी उसमें पहुंचने में दिक्कत होती है। मैं बहुत ज़्यादा क्लोजली उससे रहा हूं, मैं मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिक भी नहीं हूं, क्योंकि जो सिस्टम आज के दिन बनाया गया है उससे बेहतर सिस्टम इस समय मौजूद नहीं है। दूसरे जितने भी प्रयास किए गए वो सारे हैं। लेकिन चैलेंज बिफोर इंडियन जुडिशरी क्या है कि जिनके जिम्मे ये काम लगाया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जिन्होंने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि आने वाली जनरेशन हमें कोसेगी, हमें आज नहीं बोलेंगे, क्योंकि
जस्टिस, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ही थे मोस्ट लाइकली। दीपक मिश्रा की नेतृत्व में आज के दिन जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है, जो सेंसिटिव केसेस चल रहे हैं, उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इज बिकमिंग एन एक्सटेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया। जो आज के दिन ये बोल रहे हैं, 6 महीने बाद वो सुशोभित हो रहे हैं गवर्नर की कुर्सियों पर या राज्यसभा की कुर्सी, क्या नाम है, राज्यसभा की सीट्स पर नॉमिनेट होके। ये नहीं मैं कहता कि किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज को गवर्नर ना बनाया जाए, मैं इस विचार का भी नहीं, ना ही नहीं ये कहता हूं, लेकिन वो बनाया क्यों जा रहा है, इस बात से मुझे प्रॉब्लम है। मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हालांकि मैं चाहता हूं कि देयर शुड बी जिसे बोलते हैं ना ब्रीदिंग पीरियड, कि पोस्ट रिटायरल अपॉइंटमेंट एक जज के बीच में एक टाइम होना चाहिए, ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं कि आपके पास असेट्स हैं। When you are creating a person who has worked there for 40-50 years for the judiciary, those are the assets of the nation. Those must be utilized. We have seen earlier also, but not because they are serving you. They should be made because they have served the nation. They have served the humankind. They have served the constitution. उस समय बनाओ। लेकिन मेरी सॉरी बीच में अच्छा कोई, चलिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, हालांकि लंबी हो जाएगी, मुझे सुनना है मैडम जी को। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। हम ना कितने इग्नोरेंट होते हैं कई चीज़ों के बारे में, ये इसका इससे रिलेशन नहीं है डायरेक्टली, थोड़ा सा हटके। 2007 की शायद बात है, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के साथ में एक जगह किसने अपॉइंट किया था, इफ्तिखार चौधरी को। बहुत सारे आप लोग थोड़ा पढ़ना पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के बारे में जितने एडवोकेट मित्र हैं खास करके, या जो भी जागरूक नागरिक है, पढ़ो आप। Do you know कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट was manned by a Christian judge for 6 years? Not manned, it was headed by. Do you know that a Hindu judge had been the judge of the Supreme Court of Pakistan and remained even the acting chief justice for months together? Do you know that there was a Persian who remained the chief justice of Pakistan Supreme Court? We do not know. We only know. जब यहाँ के शायद आपने कहा था, पाकिस्तान का नाम तो लो, देशभक्त बनता, पाकिस्तान, मुसलमान, कारगिल, एक दो और बातें कही थी, 2-3 तो मुझे याद है, और आप देशभक्ति की कविता लिख दो 1 मिनट में। लेकिन हम जानते कितना है, हम अपने पड़ोस के बारे में नहीं जानते। यहां से लाहौर या इस्लामाबाद उतनी दूर नहीं है जितनी दूर केरला है, हम उसके बारे में नहीं जानते, क्योंकि हमने, पंजाबी च एक शब्द बोलते हैं, धरती दी हिक ते लकीरां मारतियां। वी हैव, मतलब हमने रेखाएं खींच दी हैं पृथ्वी की छाती पर और कह देते कि इस तरफ दूसरी दुनिया है। सच उधर भी वही है, इधर भी वही है, सभी तरफ हम एक जैसे लोग हैं, एक दूसरे को जान तो लें। चलो राजनीतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, पॉलिटिकल किसी भी कारण की वजह से हम लोगों ने अलग अलग देश बना लिए होंगे, हजारों कारण रहे होंगे, लेकिन क्या हमें एक दूसरे को समझने का आपने सबक ले सकते हैं? हम इंडिया के लोग, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट, हम सबक ले सकते हैं पाकिस्तान के इफ्तिखार चौधरी से, कि जो आदमी वाज अपॉइंटेड बाय द बैन वाज अपॉइंटेड बाय होम, बाय मुशर्रफ। और क्यों अपॉइंट किया गया? क्योंकि बाकियों ने कसम लेने से इनकार कर दिया था कि हम मिलिट्री रूल वाली पीसीओ, जो भी पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर उसने लागू किया था, उसने उस समय अपॉइंट किया। और व्हेन ही स्टार्टेड फॉलोइंग द लॉ, द कॉन्स्टिट्यूशन, द रूल ऑफ लॉ, मुशर्रफ कॉल्ड हिम कि आप ये गलत कर रहे हो। उसने कहा यही होगा, मुशर्रफ के सामने बोलना यही होगा। और जब उसने कहा यही होगा, यू आर हेयर बाई डिसमिस्ड, एंड देन द पाकिस्तान सिविल वार जैसी सिचुएशन होगी थी। 40-50 लोग मारे गए थे, वकील सारे सड़कों पे थे। पाकिस्तान की 4 महीने बाद अल्टीमेटली ही वाज रीइंस्टेटेड। दिस इज हाउ द पाकिस्तान कैन टेल अस द इंडिया पाकिस्तानी पीपल स्ट्रगल, और पाकिस्तान चीफ जस्टिस स्टोरी और प्रेरणा, जो भी उसका मोटिव, आप वहां से मोटिवेशन ले सकते हो। आपके पास यदि मोटिवेशन लेने के लिए अम्बेडकर आपको पसंद नहीं है, तो यदि मोटिवेशन लेने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन दिखाई नहीं देता, तो इसलिए हमें आप ये देखो कि हम कितने प्रेजुडिस होते हैं। हम अपने विचारों के आसपास कितने जाले बुन लेते हैं और उन जालों में से झांकने की कोशिश करते हैं। जब इसको ऐसे करके देखने में साफ दिखाई दे रहा, तो उसको देखने की कोशिश क्यों नहीं करते? तो हमारे देश में एक बात लास्टली मैं कहता हूं, मैं ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं थोड़ा इमोशनल भी हो जाता हूं, अपनी बात है तो पॉजिटिवली नेगेटिवली बोथ वेज। तो मेरा ये, हाँ जी, हाँ बस आई एम कंक्लूडिंग। तो इसलिए मैं कंक्लूड करते हुए सिर्फ इतनी बात कहता हूं कि ये जो चैलेंज है ना इंडियन जुडिशरी के सामने, ये बहुत बड़े चैलेंज है। और इस चैलेंज को निपटना जो है ना, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं?
बात सिर्फ इतनी है। पहली बात जो हम ये कर सकते हैं, हमें पहले एक चीज़ रियलाइज़ कर लेनी चाहिए। हम जब जितनी मैंने बातें करी, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये देश बर्बाद होने वाला है। हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी, यू कांट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हैड देयर बीन नो केशवानंद, देयर वुड हैव बीन नो नेशन एज सेकुलर इंडिया टुडे। आप थोड़ा सा उसका अध्ययन करना। तो मेरा ये कहने का मतलब है, ये केशवानंद भारती की वजह से, और वी हु अपोज द केशवानंद भारती, नॉट द प्रेजेंट डे एस्टेब्लिशमेंट, द देन एस्टेब्लिशमेंट। आप ये देखो, हम फ्यूचर नहीं देखते। यदि केशवानंद भारती ना होता तो आज ये देश सेकुलर इंडिया नहीं होना था। जितनी मेजोरिटी से हमने हमारी सत्ताएं सौंपते हैं लोगों को, उसकी वजह से। तो इसलिए इस देश ने, यदि मेनका गांधी के केस में उस समय की सरकार के खिलाफ जा सकती है, केशवानंद भारती के केस में उसके खिलाफ जा सकती है, और जिसकी वजह से ये देश बचा हुआ है, उस देश को बचाने के लिए जो जजमेंट थी वो किसी दिन हमें चुभती थी। हम ये कह रहे थे, वी आई गुरिंदर पाल सिंह and the persons who are not लंबरदार of secularism, they used to say कि ये क्या है, parliament has supreme power, we can do it. Those visionary of the nation who manned the Supreme Court at that time saved the nation till date. And आपका क्या काम है? सिर्फ हमें क्या काम है? हमें सिर्फ इतना करना है, सिर्फ इतना सा काम, छोटा सा काम जो हमने हमारे लेवल पे करना है। हम एडवोकेट भी नहीं है, हम बहुत ज़्यादा पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन भी नहीं है, हम मैडम आरफा खानम शेरवानी भी नहीं है, हम लड़ नहीं सकते, हम रवीश कुमार नहीं है, हमें लड़ना नहीं आता, हम बिल्कुल। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा देश बचा रहे। उसके लिए हमें सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। हमें सिर्फ इतना सा काम करना है कि हमें मर्सिडीज वाला बंदा ज़्यादा पसंद आएगा, हमें सत्ता में बैठा हुआ बंदा ज़्यादा अच्छा लगेगा, हमें बहुत बड़ी पावरफुल एमएलए मिनिस्टर अच्छा लगेगा। हम देखेंगे इस तरह कि ये मर्सिडीज से उतर रहा है, ये जगवार से उतर रहा है, या मारुति से उतर रहा है। हमें अपने में यदि इतनी भी तब्दीली कर लें कि हम उन जो सत्तावान लोग हैं, जो सत्ता में हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, उनको सम्मान देना थोड़ा सा कम कर दें, और ऐसे लोगों का सम्मान बढ़ाना शुरू कर देना समाज में, तो लोग ऐसा बनना शुरू कर दें। और